प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे परिकल्पना का अर्थ और इसकी परिभाषाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि सामाजिक अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण चरण है परिकल्पना। तो परिकल्पना शब्द ये दो शब्दों से मिलकर बना है, परि और कल्पना। परि का अर्थ है चारों ओर और कल्पना का अर्थ है चिंतन करना। इस प्रकार से परिकल्पना से तात्पर्य है किसी भी समस्या से संबंधित समस्त संभावित समाधान पर विचार करना। अर्थात जो भी हम सोशल रिसर्च करते हैं, सामाजिक अनुसंधान करते हैं, तो उस सामाजिक अनुसंधान की जो समस्या है, उस समस्या से संबंधित समस्त जो संभावित समाधान है, उन पर विचार करना ही परिकल्पना का तात्पर्य है। तो परिकल्पना किसी भी अनुसंधान प्रक्रिया का दूसरा एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसका तात्पर्य यह है कि किसी समस्या के विश्लेषण और परिभाषीकरण के बाद में उसमें कारणों तथा कार्य कारण संबंध में पूर्व चिंतन कर लिया गया है और अमुक समस्या का यह कारण हो सकता है, यह निश्चित करने के पश्चात ही उसका परीक्षण प्रारंभ हो जाता है। तो अनुसंधान कार्य परिकल्पना के निर्माण और उसके परीक्षण के बीच की प्रक्रिया है। जो भी हम अनुसंधान करते हैं, तो अनुसंधान का जो कार्य है ये परिकल्पना के निर्माण और उसके परीक्षण के बीच की प्रक्रिया है। अर्थात जब से हम परिकल्पना का निर्माण करते हैं और उसका परीक्षण कर लेते हैं, तो इसके बीच का जो कार्य है वो सामाजिक अनुसंधान का कार्य है। तो परिकल्पना के निर्माण के बिना न तो कोई प्रयोग हो सकता है और न ही कोई वैज्ञानिक विधि के अनुसंधान संभव हो सकते हैं। अर्थात परिकल्पना का निर्माण करना सामाजिक अनुसंधान का एक अति आवश्यक कदम है। वास्तव में परिकल्पना के अभाव में अनुसंधान कार्य एक उद्देश्यहीन क्रिया है। अर्थात अगर हम अनुसंधान के बीच परिकल्पना नहीं करेंगे तो अनुसंधान का हमारे कार्य एक उद्देश्यहीन कार्य कहलाएगा। तो सीधे शब्दों में ये हम कह सकते हैं कि जो परिकल्पना है वो सामाजिक अनुसंधान के दौरान की जाती है और यह सत्य भी हो सकती है और असत्य भी हो सकती है। जैसे हम इसको एक उदाहरण से समझेंगे तो स्पष्ट रूप से ये क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, कोई सामाजिक अपराध है, जैसे सुसाइड कर लेना। किसी व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया। अब सुसाइड करने के पश्चात उसकी जांच पड़ताल की जाती है कि सुसाइड किन कारणों से हुआ, कौन कौन से कारण हैं जो जिम्मेदार रहे जिसकी वजह से इस व्यक्ति विशेष ने सुसाइड किया है। तो अब उसके वास्तविक कारण क्या है ये तो हमें अनुसंधान होने के पश्चात ही मालूम होगा, मगर अनुसंधान करने से पहले हम उपकल्पना करेंगे कि इस व्यक्ति के आत्महत्या करने का ये कारण हो सकता है। तो हम अनुमान लगाएंगे कि ये कारण इसके आत्महत्या करने का कारण है। वो हमारी होती है उपकल्पना। अब ये उपकल्पना सत्य है या असत्य है ये तो अनुसंधान के पश्चात ही मालूम पड़ेगा कि जो हमने उस आत्महत्या का कारण हमने सोचा वो सही है या गलत है। तो इस प्रकार से उपकल्पना सत्य भी हो सकती है और असत्य भी हो सकती है। अब नेक्स्ट है परिकल्पना की परिभाषा। तो परिकल्पना की परिभाषा को समझने के लिए जो कुछ विद्वान हैं उन विद्वानों की परिभाषाओं को समझना आवश्यक है। जैसे जो फर्स्ट है वो है कर्लिंगर। तो कर्लिंगर ने कहा है कि परिकल्पना को दो या दो से अधिक चरों के मध्य संबंध का कथन मानते हैं कर्लिंगर। फिर जॉर्ज जी मोले ये कहते हैं कि परिकल्पना एक धारणा अथवा तर्कवाक्य है जिसकी स्थिरता की परीक्षा उसकी अनुरूपता, उपयोग, अनुभवजन्य प्रमाण तथा पूर्व ज्ञान के आधार पर करना है। गुड एम हेट कहते हैं कि परिकल्पना इस बात का वर्णन करती है कि हम क्या देखना चाहते हैं। परिकल्पना भविष्य की ओर देखती है। यह एक तर्कपूर्ण कथन है जिसकी वैधता की परीक्षा की जा सकती है। यह सही भी सिद्ध हो सकती है और गलत भी। जैसा कि हमने ऊपर बात की कि परिकल्पना सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। जो सुसाइड का हमने
कारण जैसे बताया कि ये सुसाइड का कारण हो सकता है, वो हमने परिकल्पना उस रूप में करी। तो अब ये सही है या गलत है, जो हमने सोचा वो उसका कारण सही है या गलत है, ये हमें अनुसंधान के पश्चात ही मालूम पड़ता है। तो इस प्रकार से जो हमारी की हुई परिकल्पना है ये वो सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। लुंडबर्ग कहते हैं कि परिकल्पना एक प्रयोग संबंधी सामान्यीकरण है जिसकी वैधता की जांच होती है। वैधता की जांच होती है, जैसे हम परिकल्पना पहले करते हैं, बाद में अनुसंधान करते हैं, तो अनुसंधान के बाद में उसकी वैधता की जांच होती है कि ये वैध है या नहीं है। अपने मूल रूप में परिकल्पना एक अनुमान अथवा काल्पनिक विचार हो सकता है जो आगे के अनुसंधान के लिए आधार बनता है। बिल्कुल क्लियर है कि परिकल्पना एक अनुमान और काल्पनिक विचार ही तो है, क्योंकि जब हम परिकल्पना करते हैं तो हमें समस्या के कारण का बिल्कुल क्लियर नॉलेज नहीं होता है कि इसका क्या कारण है। तो ये तो हमें जब अनुसंधान कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ही मालूम पड़ता है। तो इस तरह से जो परिकल्पना है वो एक अनुमान और एक काल्पनिक विचार ही है, और ये ही विचार आगे के अनुसंधान के लिए आधार बनता है। तो इस प्रकार से लुंडबर्ग ने परिकल्पना को परिभाषित किया है। नेक्स्ट है मैकग्विन कहते हैं कि परिकल्पना दो या अधिक चरों के कार्यक्षम संबंधों के परीक्षण योग्य कथन है। अर्थात जो परिकल्पना है वो जो हमारे चर हैं, वो दो या अधिक जो चर हैं उनके कार्यक्षम संबंधों का परीक्षण योग्य कथन है। अतः इन सभी परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि परिकल्पना किसी भी समस्या के लिए सुझाया गया वह उत्तर है जिसकी तर्कपूर्ण वैधता की जांच की जा सकती है। यह दो या अधिक चरों के बीच किस प्रकार का संबंध है ये इंगित करता है तथा यह अनुसंधान के विकास का उद्देश्यपूर्ण आधार भी है। क्लियर है जो हमने ये बात ऊपर की है कि किसी भी समस्या के लिए सुझाया गया वह उत्तर जिसकी तर्कपूर्ण वैधता की जांच की जा सकती है। अर्थात जो परिकल्पना है ये समस्या के लिए सुझाया गया वह उत्तर है जिसकी वैधता की जांच की जा सकती है। जैसे जो हमारी समस्या थी सुसाइड, और सुसाइड के लिए जो हमने सोचा कि इस कारण से सुसाइड किया है, तो वो हमारा सोचा गया सुझाया गया वो उत्तर है जिसकी वैधता की जांच की जा सकती है। तो इसकी वैधता की जांच हम करते हैं अनुसंधान के माध्यम से। तो इस प्रकार से यह परिकल्पना होती है और ये सही और गलत दोनों ही हो सकती है। इसका हमें स्पष्टीकरण अनुसंधान करने के पश्चात ही हो पाता है। नेक्स्ट हम जानेंगे इसकी प्रकृति, परिकल्पना की प्रकृति। तो किसी भी जो परिकल्पना की प्रकृति हो इस प्रकार से हो सकती है। यह परीक्षण के योग्य होनी चाहिए। जो हमारी परिकल्पना है वो परीक्षण के योग्य होनी चाहिए, अर्थात हम इसका परीक्षण कर सकते हैं कि जो हमने परिकल्पना करी वो सत्य है या असत्य है, और ये परीक्षण होगा अनुसंधान के माध्यम से। शोध को सामान्य से विशिष्ट एवं विस्तृत से सीमित की ओर केंद्रित करना चाहिए। इससे शोध प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर मिलना चाहिए। जो भी हमारे शोध के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर मिलना चाहिए। यह सत्यभाषी एवं तर्कयुक्त होनी चाहिए और यह प्रकृति के ज्ञात नियमों के प्रतिकूल नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आज का हमारा ये टॉपिक था परिकल्पना, ये हमने अध्ययन किया, और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये हर एक एग्ज़ाम में हर बार लगभग आता है, हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम में भी इसका क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसका और विस्तृत अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कंटिन्यूस करेंगे। थैंक यू।